माधव ने अपने एक परिचित को फ़ोन लगाया। 2-3 बार रिंग गई कि अचानक क्रॉस कनेक्शन लग गया। एक व्यक्ति फ़ोन पर अपने अधीनस्थ कर्मचारी को निर्देश दे रहा था। देखो, दीपक की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए इस बार यह काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। दीपक का ऑलरेडी रिजर्वेशन फर्स्ट एसी से है। तुम्हें दीपक के नाम से जाना होगा। तुम्हें कोई खास जोखिम भरा काम नहीं करना है। बस इंदौर स्टेशन पर उतरकर रेलवे के फर्स्ट क्लास रिटायरिंग रूम में चले जाना। वहाँ तुम्हें काले साहब मिलेंगे। बस उनको यह बैग सौंप देना और बता देना कि इस बैग में 5 खोखा हैं। अगर चाहे तो चेक कर लीजिए। वह कुछ कहें या कागज़ पत्तर दें तो ले लेना और वापस किसी भी गाड़ी से जयपुर आ जाना। बस इतने से काम के तुम्हें 20,000 रुपये दिए जाएंगे। याद रखना कि तुम्हारे पास 5 होंगे और तुम्हारा रिजर्वेशन दीपक के नाम से कराया गया है। ट्रेन आज रात को 10 बजे जयपुर स्टेशन से इंदौर जाएगी। गाड़ी का नाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। माधव ने सब कुछ सुना और सोच में पड़ गया। जैसे विधाता ने उसे ये सब सुनाने के लिए ही क्रॉस कनेक्शन किया था। माधव के पिता शक्ति सिंह ने जुर्म की दुनिया में एक मामूली जेब कतरे के तौर पर कदम रखा था। माधव जब 7 साल का हो गया तो शक्ति सिंह ने उसे भी जुर्म की दुनिया के दाव पेच सिखाने शुरू कर दिए। वो रात में माधव को अपने साथ ले जाता, किसी झरोके से उसे किसी घर में उतार देता। माधव अंदर से दरवाज़ा खोल देता था और शक्ति सिंह उस घर में लूट मार करता था। यूँ तो माधव को ये काम अच्छा नहीं लगता था, लेकिन व्यवस्था में उसे ये करना पड़ जाता था। एक बार की बात है, माधव और उसके पिताजी एक घर में पैसे चुराने गए। माधव के पिताजी घर की अलमारी खोल ही रहे थे कि तभी अलमारी में लगा अलार्म बज उठा। चारों ओर से लोगों ने उन्हें घेर लिया। खुद को बचाने के लिए माधव के पिता शक्ति सिंह ने दूसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। उसका सिर पत्थर से जा टकराया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। घबराया माधव दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और अपनी माँ को सब कुछ रोते रोते बताया। शक्ति सिंह की मृत्यु के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी अनपढ़ माधव के कंधों पर आ गई। माधव घर चलाने के लिए शुरुआत में तो एक होटल में काम करने लगा, लेकिन वहाँ से जो पैसा मिलता उससे घर तो क्या चलता, एक वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं हो पाता था। विवश होकर माधव ने अपने पिता की तरह भीड़ में जेब कतरे का काम शुरू कर दिया। दुर्भाग्यवश एक दिन वह पकड़ा गया। लोगों ने बुरी तरह से उसकी पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। थाने में भी उसे पुलिस वालों के डंडे और गालियाँ सुननी पड़ी। नाबालिग होने की वजह से उसे पुलिस वालों ने छोड़ दिया और हिदायत दी कि वो आगे से ये काम ना करे। खैर, कह देना आसान होता है, लेकिन माधव उस पर अमल कैसे करे? उसके पास तो कोई डिग्री भी नहीं थी। मुश्किल से कक्षा 5 तक पढ़ा होगा। कुछ दिनों माँ ने पड़ोसियों से उधार लेकर और 1-2 जगह मेहरी का काम करके घर चलाने का प्रयास भी किया। माँ बीमार रहने लगी। माधव ने माँ से कहा, माँ, तुम्हें कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ही कुछ काम करना पड़ेगा। काम पर अपने छोटे भाई को भी ले जा, 4 पैसे वह भी कमा लेगा, ठीक से गुजर बसर हो जाएगी। हरगिज नहीं माँ, किसी भी सूरत में राजीव को यह काम नहीं करने दूंगा। तुम्हें तो मालूम है ना कि पिताजी क्या काम करते थे। जेब काटना, चोरी करना, लूट मार, यह काम मैं राजू को कभी नहीं करने दूंगा। कैसे भी हो, मैं इसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और एक काबिल इंसान बनाऊंगा। माधव अपनी बात पर कायम रहा। वो सारी तकलीफ उठाकर राजीव को पढ़ाता रहा, माँ की ठीक से देखभाल करता रहा। एक दिन राजीव अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसे एक कंपनी में सुपरवाइज़र की पोस्ट मिल गई। जुर्म की दुनिया से सक्रिय होने के कारण माधव ने अपने घर वालों से ही दूरी बनाए रखी, क्योंकि माधव का उठना बैठना बदमाश लोगों के बीच हो गया था। इसलिए माधव ने एक ही कॉलोनी में छोटे छोटे 2 घर खरीद लिए। एक में वो खुद रहता था और दूसरे में माँ और छोटा भाई। माँ और छोटे भाई दोनों को पता था कि माधव क्या काम करता है, लेकिन दोनों ही खामोशी बनाए हुए थे। माधव ने खुद शादी नहीं की, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं था, लेकिन अच्छा सा रिश्ता देखकर उसने अपने भाई की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी। कुछ ही सालों में भाई के 2 संतान हुई, एक लड़का एक लड़की। वो दोनों बच्चे माधव को बहुत प्यार करते थे और उसे बड़े पापा कहकर बुलाते थे। राजीव का घर अब उसके खुद के पैसों से चल जाता था, इसलिए माधव ने गलत काम करने लगभग छोड़ दिए थे। एक दिन जब वो घर आया तो उसने दरवाजे पर राजीव के दोनों बच्चे राहुल और प्रियंका को खड़ा हुआ पाया। थोड़ा घबरा कर उसने प्रियंका से पूछा, क्या बात है, तुम लोग यहाँ सब ठीक है ना? दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, पापा उन्हें सिटी अस्पताल लेकर गए हैं। अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम लोग घर जाओ,
मैं अस्पताल जा रहा हूँ। माधव हॉस्पिटल पहुंचा तो उसके छोटे भाई राजीव ने बताया, भैया, माँ को उल्टी में खून आया था और तब से वह बेहोश है। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया, आपकी माँ को 2nd स्टेज कैंसर है। इसका इलाज बहुत महंगा है। पहले दवाइयों से और बाद में स्थिति सामान्य होने पर इनका ऑपरेशन करेंगे। आप लोग इस हफ्ते के अंत तक 30 लाख रुपए जमा कर दीजिए। दोनों भाई एक दूसरे को ऐसे ताक रहे थे जैसे डॉक्टर ने उन्हें कोई विकट पहेली सुलझाने को दे दी है। माधव जानता था राजीव ने अब तक मुश्किल से 1-2 लाख बचाए होंगे। माँ को बचाने के लिए माधव को ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसे में इस क्रॉस कनेक्शन का लग जाना माधव को लगा जैसे भगवान का इशारा है। फ़ोन पर एक बॉस अपने कर्मचारी को बता रहा था कि उसे 5 करोड़ का एक बैग किसी काले साहब को इंदौर स्टेशन पर देना है। ये कर्मचारी दीपक के नाम से आज रात 10 बजे जयपुर से रवाना होने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में चढ़ेगा। घंटों दुविधा में पड़ने के बाद माँ के जीवन को बचाने के लिए और एक ही बार में सारी समस्याओं का अंत करने के लिए माधव ने एक अंतिम अपराध करने का निर्णय ले लिया। उसने अपने साथी राघव को तुरंत मिलने के लिए बुलाया। राघव अक्सर उसके हर जुर्म में साझेदार रहता था। उसके आने पर माधव ने उसे सारी बात बताई। माधव ने जानबूझकर राघव को आधी रकम ही बताई, 2.5 करोड़। लेकिन ये आधी रकम भी इतनी थी कि रकम सुनते ही राघव इस जुर्म को करने के लिए झट से तैयार हो गया। प्लान के मुताबिक दोनों किसी तरह से उसी ट्रेन में चढ़ जाएंगे जिसमें वो आदमी दीपक नाम से सफ़र कर रहा है। फिर उस आदमी के केबिन में जाकर उसका काम ख़त्म करके पैसे लेकर रुफचक्कर हो जाएंगे। जाड़े की रात होने के कारण प्लेटफॉर्म पर काफ़ी कम भीड़ थी। दोनों सावधानी से हेड को थोड़ा नीचे झुकाकर चलते हुए अपने मुंह को छुपा रहे थे। इसी फर्स्ट क्लास के सामने कोई भीड़ नहीं थी। एक चाय का ठेला खड़ा था जिस पर एक टीटी चाय पी रहा था, जो शायद इसी कंपार्टमेंट का टीटी होगा। जैसे ही माधव ने गेट खोलना चाहा, टीटी ने उन्हें रोकते हुए पूछा, कौन है आप लोग? माधव ने बड़ा टिफ़िन दिखाते हुए भारी स्वर में कहा, साहब के लिए ताज़ा खाना लेकर आए हैं, दीपक साहब को देना है। खाना देकर जल्दी उतर आओ, ट्रेन अब 10 मिनट में चलने वाली है। ठीक है साहब। ये कहकर दोनों कंपार्टमेंट में दाखिल हो गए। उन्होंने देखा दीपक कंबल मुंह तक ढके लेटा हुआ है। दोनों के लिए ये लूट करना पहली घटना नहीं थी। नियम के अनुसार राघव ने सोए हुए व्यक्ति को धर दबोचा, कसकर उसके चेहरे पर तकिया रख दिया और दूसरे हाथ से कसकर उसका गला दबाने लगा। वो यात्री दीपक गला दबाने और सांस न ले पाने के कारण बुरी तरह झटपटा रहा था। राघव ने कहा, पहले चेक कर ले, रुपए ही है ना, कहीं से कपड़े का बैग ना हो। थोड़ा चेक करने के बाद माधव ने राघव को हिलाते हुए कहा, चल चल जल्दी चल, काम बन गया है, छोड़ दे इसे। अबे ऐसे कैसे छोड़ दें, इसने हमारी आवाज़ जो सुन ली है। राघव ने और ज़ोर से उस आदमी का गला दबाया। एक ही पल में वो आदमी ढेर हो गया और उसने झटपटाना बंद कर दिया। दोनों तेज़ी से बैग लेकर दूसरी साइड के गेट पर पहुंचे और उसे खोल दिया। रात का वक्त होने के कारण इस ओर बिल्कुल सन्नाटा था। माधव ने बैग को नीचे फेंका और खुद भी कूद गया। राघव ने दरवाजे को ज़ोर से बंद किया और वो भी कूद गया। राघव ने बैग को हाथ हिलाते हुए कहा, यार रकम तो बहुत ज़्यादा मालूम होती है। माधव ने टालते हुए कहा, अगर रकम ज़्यादा है तो तेरे मुंह में घी शक्कर, अब तो घर जाकर ही देखेंगे। अब तेज़ी से चल और देख, रुक मत जाना। अभी हमें पटरियाँ एक फरलांग चलना है, लोगों से भी बचना है। बस आपस में बात करते रहो और चलते रहो, किसी को शक नहीं होना चाहिए। जीआरपी पुलिस के लोग बड़े बेरहम होते हैं, उनके हाथ पड़ गए तो समझ लो ज़िंदगी नर्क बना देंगे। बड़ी कठिनाई से छुपते छुपाते दोनों भारी बैग को लटकाए सड़क तक आए। माधव चाहता था राघव यहीं से अपने घर चला जाए। माधव के मन में लालच आ गया था, इसलिए उसने राघव को आधी रकम ही बताई थी। किंतु राघव भी पूरा लालची था। वो देख लेना चाहता था कि कितनी रकम है और अपना आधा हिस्सा लेकर ही जाना चाहता था। चुपचाप मोटरसाइकिल को गैलरी में खड़ी करके दोनों कमरे में आ गए। माधव ने राघव को बहुत समझाया, लेकिन राघव नहीं माना और उसने बैग डबल बेड के ऊपर उड़ेल दिया। रुपयों के बंडल बेड पर चारों ओर फैल गए। दोनों ने लालच भरी नज़रों से पैसे की ओर देखा। राघव ने कहा, 250 तो बहुत अधिक हैं रुपए, सारे नोट 2-2 हज़ार के हैं, चल बैठकर गिनते हैं। यार इस समय रहने दे, रात का 1 बज रहा है, लोग कोई शक होगा, लाइट बुझा। अब हम सो जाते हैं, सुबह देखेंगे। यार मुझसे नहीं रहा जा रहा, तू सो जा, मैं तो जाकर गिनूंगा। उसी समय गली में पुलिस के सायरन की आवाज़ आने लगी। दोनों भयभीत हो गए।
पुलिस जीप उनके घर के सामने आकर रुक गई। दोनों का दिल धक धक करने लगा। देखा लालच का अंजाम। माधव ने झट से लाइट बंद कर दी। कमरे में अंधेरा हो गया। दोनों खिड़की की ओर झांकने लगे। उन्होंने देखा आगे पुलिस की 2 जीप थी और पीछे एक सफ़ेद कलर की एम्बुलेंस। थोड़ी ही देर रुककर पुलिस की जीप आगे बढ़ गई। दोनों की सांस में सांस आई। गली में थोड़ा आगे उसके छोटे भाई का घर था। पुलिस जीप वहां जाकर रुकी। अनहोनी से माधव का सिर चकरा गया। दिल में आशंका हुई कि कहीं उसके छोटे भाई का कारखाने में एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, लेकिन वो इस समय घर के बाहर निकलने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने राघव से कहा, रघु मेरे भाई, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। न जाने क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अब हम सुबह मिलेंगे। राघव के जाने के बाद माधव दरवाज़ा बंद करना ही चाहता था कि तभी उसने देखा उसके भाई के बच्चे प्रियंका और राहुल बुरी तरह से रोते हुए माधव के घर की ओर आ रहे हैं। माधव ने पूछा, क्या हुआ बच्चों? पर बच्चे कुछ स्पष्ट कह नहीं पा रहे थे, बस माधव से घर चलने का इशारा कर रहे थे। माधव ने देखा बिस्तर पे तो रुपये फैले हुए हैं। उसने झटपट रुपयों को चादर से ढका, कमरे में अंधेरा किया और ताला लगाकर भाई के घर की ओर चला गया। वहाँ का हाल देखकर माधव स्तब्ध रह गया। सफ़ेद चादर में ढका उसके भाई का शव और उसके पास विलाप करती उसकी पत्नी। क्या हुआ? यह सब कैसे हो गया? इसका जवाब एक हवलदार ने दिया। अभी तक तो केवल यही बता सकते हैं कि ये कंपनी के काम से सुपर फास्ट ट्रेन से एसी कंपार्टमेंट में इंदौर जा रहे थे। स्टेशन पर किसी ने उनका कत्ल कर दिया। रिजर्वेशन दीपक के नाम से था, लेकिन जब हमने इनकी जेब टटोली तो आधार कार्ड में इनका पता यहाँ का मिला। किसी ने इनका गला दबाकर बेरहमी से कत्ल कर दिया है। हम इसे यहाँ पर ले आए हैं। ये सुनकर माधव स्तब्ध रह गया। कुछ पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया। ऐसे लगा कि उसके आसपास हर चीज़ उसका गला दबा रही है। पुलिस वाले का एक एक लफ्ज़, बच्चों और भाई की पत्नी का विलाप, सब उसके सीने पर जैसे हाथी के पाँव की तरह चोट मार रहे थे। कुछ ही देर में माधव बेहोश हो गया। होश में आने पर माधव बहुत देर तक अपने भाग्य को कोसता रहा। अनाथ हुए बच्चों और विधवा हुई राजीव की पत्नी माधुरी के विषय में सोचने लगा। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इतना बड़ा अनर्थ मुझसे कैसे हो गया? अगर मैं अपनी खून की एक एक बूंद भी बहा दूं तब भी इस पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकता। सुबह होने तक कुछ अपने और कुछ पड़ोस के लोग वहाँ बैठे रहे। माधव ने अपने परिचित को कुछ पैसे दिए। भैया, अर्थी और पंडित जी, इन सब का इंतज़ाम आप ही कर दीजिए। पड़ोस की एक महिला चाय बना लाई और लोगों को चाय देने लगी। कुछ देर में कुछ और लोग भी वहाँ आ गए। एक व्यक्ति के हाथ में न्यूज़पेपर था। उसने कहा, माधव भैया, कातिल कोई ना कोई निशान तो छोड़ ही जाते हैं। आपके भाई के कातिल को भी पुलिस ने सुबह तड़के गिरफ्तार कर लिया है। मालूम है कौन था कातिल? यहाँ बैठे ज़्यादातर लोग उसे जानते होंगे। आपके यहाँ भी आया जाया करता था। देखिए, अखबार में उसका फ़ोटो भी निकला है। ये फ़ोटो राघव की थी। इसे देखकर माधव की हालत और बिगड़ने लगी। माधव के पूरे शरीर में चींटियाँ सी रेंगने लगी। जो कभी सोचा ना था वो हो गया। उसकी घबराहट इस कारण और बढ़ गई थी। उसने सोचा, राघव के बताते ही पुलिस उस पर शिकंजा कसेगी। माधव ने निश्चय कर लिया था कि वो राजीव का दाह संस्कार करके अपना गुनाह माधुरी और बच्चों को बताकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। माधव ने अपने एक साथी से कहा, ऐसे करो, तुम तुरंत थाने चले जाओ और राघव की पूरी खबर निकाल कर लाओ। जैसा भी है, राघव हम लोग का परिचित है। यह राजीव को अच्छी तरह जानता था और राजीव को नौकरी भी उसी ने दिलाई थी। वो ऐसा घृणित कार्य कदापि नहीं करेगा। उससे यह भी कह देना कि अगर उसकी गलती नहीं है और उसने कुछ नहीं किया है तो उसे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उसे छुड़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। शहर के बढ़िया से बढ़िया वकील को उसका केस लड़वाऊंगा। माधव ने देखा कोतवाल साहब की जीप आ रही है। उसकी धड़कनें और बढ़ने लगी। उसे लग रहा था कि कोतवाल उससे तरह तरह के सवाल करेगा। कोतवाल को देखकर माधव को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कोतवाल समीर सिंह था, जो कि उसका पुराना परिचित था और एक समय पे उसने समीर सिंह की काफ़ी मदद की थी। माधव को देखकर समीर को भी आश्चर्य हुआ। समीर ने माधव से पूछा, अरे भाई साहब, आप यहाँ कैसे? राजीव, इसकी मौत हुई है, वो मेरा छोटा भाई था। यह जानकर तो मुझे और भी अधिक दुख हुआ, लेकिन शायद आपको पता चल गया होगा, हमने खूनी को रात में ही पकड़ लिया है। हाँ, आज सुबह का न्यूज़पेपर पढ़कर पता चला, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य है कि उसने ऐसा काम किया। उसका तो इस मोहल्ले में काफ़ी आना जाना था। वह तो मेरा भी परिचित था और राजीव को भी अच्छी तरह जानता था। यहाँ तक कि
राजीव को यह नौकरी भी राघव ने ही दिलवाई थी। वह ऐसा क्यों करेगा? देखिएगा सर, कहीं किसी गलत आदमी को सजा न मिल जाए और जिसने वाकई यह गलत कार्य किया है वह साफ बच निकले। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। दरअसल अभी तक तो मेरी मुलजिम से भेंट ही नहीं हुई है। और देखिए भाई साहब, आप मुझे सर न कहें तो अच्छा होगा। आपने जो मेरे लिए किया है वह मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के गेट के पास पुलिस को उसका परिचय पत्र मिला है। इसी बिना पर हम राघव को पकड़ लाए हैं। आपका भाई एसी फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहा था, क्या किसी बड़ी पोस्ट पर काम करता था? हाँ सिंह साहब, इस बात का तो मुझे भी घोर आश्चर्य है। राजीव तो साधारण सा सुपरवाइज़र था। हमारे परिवार में आज तक शायद किसी ने एसी में सफ़र नहीं किया होगा, तो फर्स्ट एसी की तो बात ही अलग है। न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि राजीव की कंपनी वाले कुछ नंबर 2 का बिजनेस करते हैं, क्योंकि मैंने उनके मालिक से बात करी है। वह बता रहे थे राजीव के पास 5,000 से अधिक कैश नहीं होगा। वास्तव में यह काम हमारा रिश्तेदार दीपक किया करता था, बस एसी में ट्रैवल करता था, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो जाने के कारण हमें दूसरा प्रबंध करना पड़ा। टिकट कैंसिल हो नहीं सकता था, इसलिए हमने राजीव को उसे यह काम सौंपा था। चलिए इस केस की अपडेट के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप अपने भाई का दाह संस्कार कर लीजिए। कोतवाल साहब के जाने के बाद अब माधव को पूरा माजरा समझ में आया। उसने जो क्रॉस कनेक्शन सुना था वो अपने भाई और कंपनी के मालिक के बीच में हुई वार्तालाप थी। बहुत विचार करने के बाद उसे 2 ही रास्ते समझ आ रहे थे। नंबर 1, या तो वो पुलिस को सब कुछ सच से बता दे और सज़ा काटे। नंबर 2, इन पैसों से वो अपने माँ का जीवन बचा ले, अपने भाई के बच्चों के जीवन को संवारने के लिए, उनके भविष्य के लिए कुछ कर जाए, और फिर उसके बाद जब पुलिस उस तक पहुँचे तब वो पुलिस के सामने समर्पण कर दे। माधव ये जानता था कि समीर सिंह बहुत ही तेज़ और होशियार पुलिस अधिकारी है। राघव अपने जुर्म को ज़्यादा देर तक उससे छुपा नहीं सकता। उसके दिमाग में एक योजना आई और वो इस योजना के तहत संस्कार से पूर्व थाने में जाकर भेष बदलकर राघव से मिला और उसे समझाकर भाई का दाह संस्कार करने गया। माधव का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसे ज्ञात था कि पुलिस उस तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। इस सबसे ज़्यादा अपने भाई को अपने ही हाथ से मार डालने का अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो पकड़े जाने से पहले बहुत से काम मुकम्मल कर देना चाहता था। 30 से 40 लाख तक माँ के ऑपरेशन और अस्पताल का खर्चा होना था। अपने हिस्से में आने वाले बाकी सारे धन को राजीव की फैमिली की स्थिति सुधार करने की योजना बना रहा था। वो जान गया था कि अब उसका बाकी का समय जेल में गुजरेगा, इसलिए वो सभी का प्रबंध कर देना चाहता था। राघव ने पुलिस को बयान दिया कि वो राजीव को स्टेशन छोड़ने गया था। राजीव को बर्थ पर सुलाकर वो वापस लौट रहा था। यह हो सकता है कि उसका आधार कार्ड वहीं कंपार्टमेंट में गिर गया हो। उसने ये भी कहा कि माधव और राजीव की फैमिली से वो भली भांति परिचित था और अपने दोस्त को वो क्यों मारता। समीर सिंह ने राघव पर कड़ी नज़र डालते हुए पूछा, राजीव के पास जो बड़ा सा बैग था उसमें क्या था? देखो, हमसे झूठ बोलने का प्रयास मत करना। हमने रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग मांगी है। अगर उसकी फुटेज में तुम राजीव के साथ नज़र नहीं आए तो तुम हमसे बच नहीं पाओगे। तुमने अंदर जाते समय प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा था? मैंने प्लेटफॉर्म टिकट नहीं खरीदा था। मुझे स्टेशन में आने में देर हो गई थी और गाड़ी छूटने वाली थी। बैग में क्या है मैंने भी राजीव से पूछा था। उसने बताया कि बैग में कंपनी की फाइल और हाजिरी कार्ड है। तुम राजीव के पास कितनी देर ठहरे? और जब तुम डब्बे में चढ़ रहे थे तो क्या तुम्हें टीटी ने रोका नहीं? जाने कैसे दिया? सर, उस समय तक टीटी नहीं आए थे। मैं राजीव को उसे केबिन में बिठाकर थोड़ी बहुत देर रुका। राजीव कहने लगा उसे नींद आ रही है और वो सोना चाहता है। मैं उसे लिटाकर गाड़ी से उतर गया। ठीक है राघव, इस समय तो मैं तुम्हें संदेह के आधार पर जाने दे रहा हूँ, लेकिन तू शहर छोड़कर जाने की मत सोचना। राघव ने राहत की सांस ली। उसने थाने के बाहर निकलकर सबसे पहले माधव को फ़ोन लगाया। माधव ने तुरंत फ़ोन काट दिया। इसके बाद राघव ने माधव को कई बार फ़ोन लगाया, पर माधव ने एक भी फ़ोन नहीं उठाया। राघव के फ़ोन पर माधव ने एक पीसीओ से फ़ोन किया। फ़ोन उठाने पर माधव ने राघव से कहा, देखो राघव, तुम थाने से आ रहे हो सकता है कि तुम्हारा फ़ोन उन लोगों ने सर्विलेंस पे रखा हो, इसलिए कुछ दिनों तक तुम मुझसे मेरे फ़ोन पर बात मत। तुम्हें थाने से छोड़ा गया है। मैंने पुलिस को वही कहानी सुनाई कि मैं तो राजीव को ट्रेन पर बिठाने गया था। डब्बे से उतरते समय पता नहीं कब मेरा आधार कार्ड डब्बे में गिर गया। लेकिन माधव, तुमने ये क्या किया? तुम तो राजीव से बहुत प्यार करते थे, फिर उसी के साथ ऐसा? राघव, ये गम और अपराध बोध मुझे खाए जा रहा है।
कभी सोचता हूँ खुद को ख़त्म कर लूँ, पर वो मुझ जैसे पापी के लिए बड़ी आसान सज़ा हो। राजीव और राजीव का परिवार आज मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं मानता हूँ कि हम लोग से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि क्रॉस कनेक्शन पर जिसकी मैंने वार्तालाप सुनी वह मेरा छोटा भाई होगा। अब एक ही तमन्ना है दिल में, जो हो गया वह वापस लौटने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पुलिस के मुझ तक पहुँचने से पहले मैं राजीव के परिवार के लिए इतना कुछ कर जाऊँ कि उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैले। यही मेरा उनके लिए प्रायश्चित होगा। कुछ देर बाद माधव ने राघव से कहा, अब हम जब भी मिलेंगे झील के पास वाले अपने अड्डे पर ही मिलेंगे। ठीक कह रहे हो माधव तुम। ठीक है, तो आज रात 8 बजे मैं झील वाले अड्डे पर पहुंच जाऊंगा। तुम आते समय मेरा हिस्सा ले आना। इतनी जल्दी मत करो मेरे यार, हम दोनों पकड़े जाएंगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। नहीं भाई, इस बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे तो हर हालत में आज अपना हिस्सा चाहिए। बहुत पुलिस की गालियाँ और लाठियाँ खा चुका हूँ, अभी तक मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। भाई मैं तो इस बार सब कुछ पुलिस को बताने वाला हूँ। माधव समझ गया था कि राघव के सर पर लालच का भूत सवार है। माधव ने राघव को शांत करते हुए कहा, ठीक है मेरे भाई, जैसा तू कह रहा है वैसा ही कर लेंगे, पर अभी तो अपना मुंह बंद रखिए। माधव मन ही मन समझ गया था कि राघव पुलिस की जरा सी शक्ति से टूट जाएगा। माधव को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। उसके मन में और दिमाग में भयानक बवंडर मचा हुआ था। आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखिए लूटपाट का अगला भाग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।